धड़कनों के संग संग रक्से बिस्मिल किस्सा 13 तीसरा हिस्सा भिखारी ऑनलाइन मैगजीन में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। आज के बाद उसे मुहतात रहने की ज़रूरत थी। हर बार किस्मत साथ नहीं देती। हर बात वो खुशनसीब नहीं हो सकती थी कि कोई मसीहा बनकर उसकी इज्जत या जान बचाता। उसे अब खुद से मुहतात रहने की ज़रूरत थी। आबिश ने बहुत बार उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, उसे कंपनी से निकलवाया, उसे बेघर किया, उसके डिज़ाइन चोरी किए, उसे पुरानी हवेली में कैद करके मारने की कोशिश की, इसको साइट पर एक्सीडेंट में मरवाने की कोशिश की और अब इसने लिमिट ही क्रॉस कर दी थी कि वो इसकी इज्जत दागदार करने चली थी। वो वाकई हद से गुजर गई थी, लेकिन अब ये आखिरी बार था। अब वो इसके जाल में नहीं फंसने वाली थी। अपनी मासूमियत में वो इन लोगों के असल चेहरे नहीं पहचान पाई थी। जिन रिश्तों को अपना समझकर दरगुजर करती रही, वही रिश्ते इसके जान के दुश्मन बन चुके थे और हकीकत में वो इसके लिए कतई अजनबी थे। वो दुश्मनों के बीच में रही थी और दुश्मनों को ही पहचान न पाई। अब उसे सारी बातें समझ में आ रही थी, क्योंकि उसे नफरत का निशाना बनाया जा रहा था। क्यों जाफर यस्तानी ने अपनी बीवी के भतीजे को बचाने के लिए इल्जाम इस पर लगा दिया और उसे जेल में मरवाने की कोशिश की गई। ये काबिल रहम बात थी कि वो अपने सारे डिजाइन्स भी वहां खो आई थी, जिन्हें शहराम ने अपने किसी दोस्त से बनवाया था। वो शख्स जो भी था वाकई ज़हीन था। वो आराम करके अब उठी थी, कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। मुलाज़िमा इस वक्त दिन का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। उसे देखकर मुस्कुराकर सलाम किया। उसने अपने लिए चाय बनाई और वही टेबल पर कुर्सी खींचकर बैठ गई। उसकी आंखें अभी मुतवर्रम थी, चेहरा सूजन का शिकार था। चाय के घूंट भरते ग्लास विंडो से बाहर ग्रेजी को तकते हुए अचानक ही उसे जैसे कुछ याद आया। क्या आपने कल सुबह सवेरे किसी को मेरे स्टडी रूम से बाहर निकलते देखा था? कौन था वो? आफरीन तजस्सुस में थी कि आखिर इतना ज़हीन शख्स कौन हो सकता था जिसने इतने कम वक्त में स्केचेस मुकम्मल कर दिए और चला भी गया। नहीं तो? वो हैरान हुई। कल तो कोई भी नहीं आया। जब मैं 6 बजे जागी थी तो मालिक खुद आपके रूम से बाहर निकल रहे थे। वो इस सवाल पर हैरान हुई। इसका मतलब है आपने किसी की गाड़ी को आते-जाते भी नहीं देखा? बिल्कुल भी नहीं। हालाँकि अब मैं बूढ़ी हूँ, मेरी नींद कच्ची होती है। थोड़े से खटके से आँख खुल जाती है। अगर कोई आता या जाता तो मुझे यकीनन पता चल जाता। उसने अपना सर नफ़ी में हिलाकर इसके ख़्याल की तरदीद की। अब आफ़रीन सही मानों में दंग हुई थी। अगर कोई रात को नहीं आया तो फिर कौन था वो जिसने इतने कम वक़्त में इतनी सफ़ाई से स्केचेस मुकम्मल किए थे? क्या शहराम? ओह! तो क्या शहराम ने डिज़ाइन मुकम्मल किए थे? ये शख्स उसे हर बार हैरान कर देता था। अब भी वो हैरान हुई थी, नाक़ाबिल यकीन हद तक हैरान। इस शख्स में हैरत अंगेज़ तौर पर काफ़ी हुनर थे। कुदरती तौर पर वो एक हुनरमंद शख्स था। लेकिन बड़ी बात ये कि उसने ये सब अपने दाएँ हाथ से किया। इसका दायाँ हाथ इतनी आसानी से कैसे काम करता था? वो तो इससे खाना भी नहीं खा सकता था। आफ़रीन ही उसे खिलाती थी। हुँ, इसका मतलब ये था कि वो दाएँ हाथ से अच्छी तरह काम कर सकता है। आफ़रीन को बेवकूफ़ बनाया गया कि इसका दायाँ हाथ काम नहीं करता। अगर ये सब कुछ इसके इल्म में पहले होता तो इसे यकीनन धचका लगता। लेकिन अब इसका ये अमल उसे बहुत प्यारा लगा था। सबसे अहम बात ये कि वो इसे जान गई थी कि वो अदाकारी करने में कितना अच्छा था। वो मुस्कुरा दी। वो इसे खुद भी तो कह सकता था कि वो इसे खिलाए। बहाना करने की क्या ज़रूरत थी भला? क्या हुआ मैम? कोई मसला है क्या? मुलाज़िमा उसको ही बग़ौर देख रही थी, जो कुछ लम्हा पहले तक तो हैरान हो रही थी और अब मुस्कुरा रही थी। आफ़रीन ने चौंक कर उसे देखा और लब भींचकर मुस्कुराकर गहरा साँस लिया। नफ़ी में सर हिलाते कहा, कुछ नहीं। खाने के बाद वो कमरे में वापस आ गई। अब वो पुरसुकून थी। रात के हुए वाक़ये ने उसे थका डाला था। अब फिर से नींद ग़ालिब आ गई थी। पता नहीं कितनी देर वो बेखबर सोती रही। तभी अचानक कुछ गैर मामूली सरसराहट से उसने अपनी आँखें खोली। कोई बैठा हुआ था उसके करीब, ब्लैक सूट में। वजीह सरापे के साथ अपनी गहरी आँखों से उसे तक रहा था। आफरीन कन्फ्यूज़ सी पलक झपक-झपक कर शहराम के अक्स को देख रही थी। उसे लगा जैसे ये ख्वाब है। क्या वो ख्वाब में शहराम को देख रही है? उसके अहकमाना तासुरात देखकर शहराम ने उसकी नाक पकड़कर खींची। उहुँ, दर्द होता है। आफरीन यकदम उठकर बैठ गई। इसकी नाक की चोटी काफ़ी सुर्ख हो चुकी थी और आँखें सूजन ज़दा थीं। इनमें नमी सी झलक रही थी, यूँ जैसे सुबह सवेरे फूलों पर ओस पड़ी हो। कल रात कहाँ थी तुम? शहराम ने उसे तीखी नज़रों से देखते कहा। आपने तो कल आना था ना? उसका सवाल नज़रअंदाज कर गई।
आफरीन को लगा जैसे इसका वहम हो, लेकिन वो वाकई उसके करीब बेड पर बैठा था। मैं क्या पूछ रहा हूँ? बात घुमाने से उसे ताव ज़रूर आ गया था, फिर भी लहजा नरम ही रखा। मैं जानना चाहता हूँ कि रात तुम कहाँ थी? उसने मुबहम अंदाज में अपना जुमला दोहराया। मैंने सिर्फ एक रात के लिए बाहर गया था, उधर तुमने पूरी रात कहीं और गुजार दी। शहराम के वजी चेहरे पर तूफानी जज्बात की लहरें देखकर आफरीन फितरी तौर पर अपने आप में सिमट गई थी। क्या आप फिर से मुझ पर शक कर रहे हैं? इसकी बात पर शहराम के खिंचे हुए असाब कुछ ढीले पड़े हुए थे। अगर पहले की तरह मुझे शक होता तो क्या तुम यहाँ सही सालम लेटी होती? बोलो। आफरीन का सर झुक गया, कपकपाते हुए होंठ हिले। मैं फारिया के साथ शॉपिंग पे गई थी, फिर हमने रात का खाना खाया, गपशप की। बस वहीं पर थकन से नींद आ गई मुझे। वैसे भी आप तो घर पे नहीं थे, मैं उधर आकर बोर ही होती। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम झूठ नहीं बोल रही? इसके अंदर का वकील जाग उठा था, अंदाज आड़ी पूछा कर जैसा था, जैसे आफरीन का टहरे में खड़ी हो। उसकी तीखी जांचती हुई नजरें आफरीन को सख्त पजल कर रही थीं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। आफरीन ने काबिल रहम नजर आने के लिए मुंह बना लिया। जब से आपसे शादी हुई है, मैंने एक बार भी बाहर जाकर खाना नहीं खाया। काम से आते ही आपके लिए खाना बनाती हूँ। मुझे लगता है मैं उधेड़ उम्र औरत जैसी जिंदगी गुजार रही हूँ। कोई तो चेंजिंग हो ना। वो शिकायत कर गई। तो तुम्हें शिकायत है कि तुम्हारी जिंदगी बोरिंग गुजर रही है? इसकी शिकायत पर शहराम के चेहरे पर नागवारी छा गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ तो फुर्सत के लम्हात निकालने चाहिए ना। आप शीश भाई से मशवरा क्यों नहीं करते? आपके इसका अंदाज दिल मोह लेने वाला था। उसने वाकई अब उसे मायल करना सीख लिया था। वो इसे अब समझ रही थी। इससे क्यों पूछूं? उसने सर्द अंदाज में उसे देखकर भवें तानी थी। वो इसलिए कि शेष भैया हल्ला गुल्ला करने वाले इंसान हैं। उसने डूबते को तिनके का सहारा की मानंद सफाई देने के लिए अपना सर हिलाया, जबकि आप सख्त शोहर टाइप के हैं। तो तुम वाकई मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? हम्म। गंभीर लहजे में कहता वो उसकी तरफ झुका। उसका वजीह चेहरा उसके चेहरे के बेइंतहा नजदीक था। दोनों की आंखें जज्बात से चमक रही थीं। उसकी नजरों में छलकते जज्बात से आफरीन को अपना दिल सीने से बाहर धड़कता महसूस हुआ था। नजर झुकाते सर हिलाया। मैंने आज तक ऐसा सच कभी नहीं बोला। याद रखना, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। शहराम ने उसके शर्माए लजाए रूप को आंखों में बसाते हुए इसके गाल पर प्यार से चुटकी काटी। बार 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 वो इस औरत के आगे हार जाता था। पता नहीं क्या बात थी, अभी अपने जज्बात भी उसे समझ में नहीं आ रहे थे। आफरीन बेख्तियार गाल पर हाथ रखकर दर्द से सी करके रह गई। वैसे आप घर जल्दी आ गए, आपको तो कल आना था ना? गाल पर हाथ रखते अपनी तकलीफ दबाते वो पूछ बैठी। इसकी बात पर शहराम ने सिर्फ हंकारा भरा। क्या आपको मेरी फिक्र थी? आफरीन को खुश फहमी थी कि वो इसकी वजह से जल्दी घर आया। तुमको खुश फहमी क्यों है? मेरा काम खत्म हो गया तो मैं घर आ गया। उसने मुंह फेर कर साफ इनकार कर दिया कि वो इसकी फिक्र में घर नहीं आया। लेकिन आफरीन अब उसे समझ गई थी। पहले की बात होती तो वो उसकी बात पर यकीन कर भी लेती, लेकिन अब वो उसकी कही बात पर यकीन करने वाली नहीं थी। यह आदमी कहता कुछ था, जबकि अमल इसके बरक्स करता था। मुझे आपकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया, वह एतमाद से बोली। आफरीन, शहराम शर्मिंदगी छुपाते हुए हल्के से धाड़ा। चीखे मत, मैं बहरी नहीं हूँ। वो इसकी खफकी को किसी खातिर में ही नहीं लाई थी। आगे बढ़कर इसके गले में बाहें हमाइल कर दी। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। उसकी जुर्रत पर शहराम दंग रह गया। उसने आफरीन का ये रूप पहली बार देखा था। उसकी सांस वहीं पर ही रुक गई थी। होंठ बेख्तियार जज्बात के ज़ेरे असर थरथराए थे। क्या आपने स्केच मुकम्मल करने में मेरी मदद की थी? उसके सीने पर उंगली से दायरे बनाते हुए उसकी सांसों को उथल-पुथल कर रही थी, जबकि वो पहले से ही इसका जवाब जानती थी। वो खामोशी से उसे देख रहा था, लब भींचे खुद को संभाल रहा था। क्या तुम ये समझ रही हो कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ? उसने अपने जज्बात की नफी करते हुए भवें तान कर उसे घूरा, जबकि इसके दिल की धड़कन और चेहरे के तासुरात उसकी अंदरूनी हालत की चीख चीख कर गवाही दे रहे थे। बिल्कुल, वो दिल से मुस्कुराई। भूल है तो इससे पहले कि वो जुमला मुकम्मल कर पाता, आफरीन ने बढ़कर इसके चेहरे को थामा। इस शख्स के होंठों से कभी कोई खूबसूरत जुमला नहीं निकलेगा। शहराम तो उसकी हरकत पर आंखें फाड़े दंग रह गया। क्या वाकई आफरीन ने उसे छूने में पहल की थी? कुछ देर बाद शहराम ने हथियार डाल दिए, खुद को ढीला छोड़ दिया।
اگلے دن شہرام نے اسے کافی گھمایا بھی اور شاپنگ بھی کروا دی۔ آفرین جس سوٹ پر ہاتھ رکھ دیتی تھی، شہرام نے وہ اس کے علم میں لائے بغیر خریدا تھا، اور آفرین خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ بظاہر اکڑوں نظر آنے والا اس کی پرواہ کر رہا تھا، لیکن ظاہر ایسے کرتا تھا جیسے اسے پرواہ نہیں، اور آفرین کو اس ستمگر کی یہ ادا اب بھی بھا رہی تھی۔ دوسرے دن آفرین بڑے اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ شہرام کے دلائے گئے ملبوسات میں سے ایک پیارا سا ڈریس چن کر پہنا اور کام پر آ گئی۔ ابھی ولید گرویزی کی ولا کی رینوویشن کا کام جاری و ساری تھا۔ وہ سائٹ پر مصروف دکھائی دی۔ ولید نے بھی اس کی لک کو دیکھ کر ستائشی انداز میں سراہا۔ نائس آؤٹ فٹ۔ یس، شکریہ۔ وہ دل سے مسکرائی، چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اس کے لیے یہ خیال بھی بہت پیارا تھا کہ یہ ڈریس اسے شہرام نے گفٹ دی ہے۔ اس کی خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھ کر ولید حیران تھا۔ عجیب طرح کے احساسات اس کے اندر ابھرے تھے۔ اسی وقت آفرین کے موبائل پر انجان کال ریسیو ہوئی۔ ہیلو، کیا یہ مس آفرین کا نمبر ہے؟ ایک وحیدہ نام کی عورت اپنے کرائے کے گھر میں بے ہوش پائی گئی ہے۔ میں نے اس کے فون کے کانٹیکٹ نمبرز پہ کئی بار کوشش کی لیکن کوئی بھی نہیں آ رہا۔ آنٹی وحیدہ؟ دادی کی کیئر ٹیکر؟ آفرین چونک گئی۔ پلیز آپ ایمبولینس کو کال کر کے انہیں قریبی ہاسپٹل لے جائیں۔ پریشان مت ہو، میں کچھ ہی دیر میں آتی ہوں۔ فون رکھ کر اس نے اپنی چیزیں سمیٹی۔ کیا کوئی پریشانی کی بات ہے؟ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ ولید نے اس کی بات سن لی۔ آفرین نے اسے انکار کرنے کے لیے ہونٹوں کو حرکت دینی چاہی کہ ولید نے فوراً مداخلت کی، یہ کہتے ہوئے کہ ہاسپٹل میں کاغذی کارروائی کی ضرورت پڑے گی اور کسی کا ساتھ ہونا کسی کے نہ ہونے سے بہتر ہوتا ہے۔ میرے لیے یہ بات شرمندگی کا باعث ہوگی کہ مشکل وقت میں آپ کو تنہا چھوڑ دوں۔ یہ وقت مجھے انکار کرنے کا نہیں ہے آفرین۔ آفرین پریشانی میں اتنی غرق تھی کہ اسے انکار کرنے کا ہوش بھی نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی ہاسپٹل میں ایمرجنسی وارڈ پہنچی، ایمرجنسی روم کے دروازے پر ایک نرس اس کے پوچھنے پر ناگواری سے بولی، مریضہ ولید کے رشتہ دار وحیدہ کے رشتہ دار ہیں تو مہربانی کر کے ریسیپشن پر بل کی ادائیگی کریں تاکہ مریضہ کو ٹریٹمنٹ دی جا سکے۔ جی میں ہوں ان کے ساتھ۔ اب وہ کیسی ہیں؟ شدید دماغی کمزوری سے مریضہ بے ہوش ہیں۔ اگر فوری سرجری نہ ہوئی تو موت ہو سکتی ہے۔ آپ بل پے کریں تاکہ ہم آپریشن شروع کر سکیں۔ ڈاکٹر نے سردمہری سے کہہ کر اسے رسید تھمائی۔ وہ سیڑھیاں اترتی بھاگتی ہوئی ریسیپشن پر پہنچی تاکہ بل پے کر سکے۔ جب واپس سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ایمرجنسی وارڈ پہنچی تو آپریشن شروع ہو چکا تھا۔ اس نے بے اختیار اوپر دیکھ کر تھکی تھکی سی سانس خارج کی اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس ہاسپٹل کا ڈائریکٹر میرا جاننے والا ہے۔ میں اس سے بات کرتا ہوں تاکہ آنٹی کو VIP سہولت دی جائے۔ ولید نے فون نکالتے ہوئے کہا، جس پر آفرین نے ممنون نظروں سے اسے دیکھ کر سر ہلایا۔ تھینک یو۔ 3 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد آپریشن کامیابی سے ختم ہوا۔ وحیدہ خاتون کو VIP روم میں شفٹ کیا گیا۔ 5 گھنٹے بعد انہیں ہوش میں آنے کی خبر سنائی گئی اور ملنے کی اجازت دی گئی۔ تب وہ تیز تیز قدموں سے روم کا دروازہ کھول کر اندر آئی جہاں وہ عمر رسیدہ خاتون آنکھوں میں آنسو لیے محو انتظار تھی۔ آفرین کو دیکھ کر آنسو قطار در قطار بہنے لگے۔ چھوٹی بی بی، مجھے تو یقین ہی نہیں تھا کہ زندگی میں کبھی دوبارہ آپ کو دیکھ پاؤں گی۔ آفرین نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ رونے لگی۔ آپ کو مجھے اب چھوٹی بی بی بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آفرین تلخی سے مسکرائی۔ نہیں، آپ چھوٹی بی بی ہی ہیں اور رہیں گی۔ اس نے اپنے الفاظ پر زور دیا۔ وحیدہ آنٹی، میں پہلے ہی جان چکی ہوں کہ جعفر صاحب نے مجھے یتیم خانے سے اڈاپٹ کیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بھی یہ بات پہلے سے جانتی ہوں گی کیونکہ آپ ان کی خاندانی ملازمہ تھی۔ آفرین کی بات پر بوڑھی خاتون کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ وحیدہ آنٹی نے بے صبری سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ یزدانی فیملی کا حصہ ہیں چھوٹی بی بی۔ وہ جوش سے بولی۔ اس بات نے آفرین کو شاکڈ کر دیا۔ لیکن میں نے تو یہ اب بھی سے سنا ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ یہ سب آپ کے لیے مشکل ضرور رہا ہوگا۔ وہ تینوں یزدانی خاندان کے لیے خواری ہی خواری ہیں۔ زور سے بولنے کی وجہ سے وحیدہ آنٹی کو کھانسی لگ گئی تھی۔ نہ صرف ان لوگوں نے مجھے دھکے دے کر ولا سے نکالا تھا بلکہ وہ ظالم لوگ تو اپنا وعدہ ہی بھلا بیٹھے تھے جو انہوں نے بڑے صاحب اور بڑی بی بی جی سے ماضی میں کیا تھا۔ کیا آنٹی، آپ کو ولا سے دھکے مار کر نکالا گیا تھا؟ آفرین کو دھچکا لگا تھا۔ لیکن میں نے تو سنا تھا کہ دادی کے پیرالائز ہونے کی وجہ سے آپ خود اپنی مرضی سے نوکری چھوڑ کر گئی ہیں۔ بڑی بی بی کے مجھ پر انگنت احسانات تھے۔ اس نے میری کئی بار مدد کی تھی۔ میں کیسے ان کو اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر جاتی چھوٹی بی بی، جبکہ انہیں میری سخت ضرورت تھی۔
आंटी वहीदा की आंखें रोने से मुतवर्रम हो गईं। इनका सर पट्टियों में जकड़ा हुआ था। आफरीन के हाथ पर उनकी गिरफ्त मजबूत हुई। छोटी बीबी, आप जाफर यस्तानी की बेटी नहीं हो। आपकी असली माँ शहरीन यस्तानी है, जिनको आप अपनी फुफ्फो समझती आई हैं। उसने किसी पाकिस्तानी से लव मैरिज की थी, लेकिन घर वालों से छुपाया। जब वो उम्मीद से हुई तो आपकी नानी अम्मा और नाना अबू ने इज्जत के खौफ से आपकी पैदाइश को छुपा दिया। लेकिन बड़ी बीबी, शहरीन को आपके बाबा पाकिस्तान लेकर जाना चाहते थे। मुझे याद है, वो एक बार विला भी आ गए, लेकिन जाफर ने उसे मुलाजमों के हाथों पिटवाकर बाहर फेंकवा दिया और धमकी दी कि मुल्क छोड़ जाए, नहीं तो जान से जाएगा। जिस पर वो आपकी माँ को छोड़कर चले गए। आंटी वहीदा की सांस उखड़ने लगी। आफरीन ने सहारा देकर ग्लास में थोड़ा सा पानी पिलाया। खुद उसकी आंखें गीली हो रही थीं। आपके नाना ने इज्जत के ख्याल से आपको पैदा होते ही जाफर को दे दिया। आपकी माँ ने ही आपका नाम आफरीन रखा था बेटा, लेकिन उमर ने वफा नहीं की। वो आपकी पैदाइश के फौरन बाद चल बसी। आफरीन को लगा जैसे पूरे अस्पताल की छत धड़ धड़ कर इसके ऊपर आकर गिरी हो। सच कड़वा होता है, लेकिन ये सच धमाका था जो इसकी जात के परखच्चे उड़ा रहा था। वो तवक्को ही नहीं कर सकती थी कि उसकी फूफो शहरीन ही उसकी माँ होगी। उसे अब समझ में आ रहा था कि नानी माँ उसे हर साल कब्रिस्तान में फूफो की कब्र पर क्यों लेकर जाती थी और दुआ मांगती थी। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि वो अपनी हूबहू अपनी फूफो जैसी थी। वलीद इसके पास ही खड़ा सुन रहा था। उसके कंधे पर तसल्ली देने को थपकी दी। आपकी माँ एक कामयाब बिजनेस वूमन थी। एसए कारपोरेशन जो पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर है, इस अकेली ने उसे परवान चढ़ाया। मेरी माँ एसए कारपोरेशन की मालिका है? उसके चेहरे पर हैरत ही हैरत थी। झटके के ऊपर झटका लग रहा था। यूं कहा जाए कि आफरीन का पूरा वजूद ही इस वक्त झटकों की जद में था। कुछ था जो उसके जहन में खटक रहा था। हो सकता है मुस्तकबिल में जाफर यस्तानी ऐसे कारपोरेशन का बड़ा स्टॉक होल्डर निकल आए। क्या जाफर बड़ा स्टॉक होल्डर है? आंटी वहीदा हैरान हुई। क्या तुम्हारी नानी ने इनको? उसने सोचते हुए जुमला अधूरा छोड़ा। इनकी कुछ दिन पहले डेथ हुई गई है, आफरीन ने गम से रंधी हुई आवाज में कहा, जिस पर आंटी वहीदा की आंखें हैरत और दुख से फट गईं। फिर इनमें आंसू झिलमिलाए और फिर आंसू इनके गालों पर लुढ़क आए। वो रो रही थी। मुझे यकीन है आपकी नानी की मौत कुदरती नहीं हुई होगी छोटी बीबी। इनकी मौत के पीछे कोई बड़ी वजह होगी। आपको वो वजह जानने की ज़रूरत है आफरीन बीबी। आपकी वालदा की वफ़ात के बाद आपके नाना ने आपकी वालदा की कंपनी में जाफ़र को 30% शेयर दिए थे, ताकि वो आपकी परवरिश अच्छे से कर सके और बाकी 70% की आप मालिक हैं। जैसे ही आप 22 साल की होती, आप खुद ब खुद इन शेयर्स की कानूनी वारिस बन जाती। ये सब हक़ाइक़ सुनकर आफरीन के सर पर बम जैसे फटा था। वो बेजान सी कुर्सी की पुष्ट पर ढह गई थी। तो क्या कंपनी दिवालिया हो जाने के बाद जाफर ने अपनी ही मां के कत्ल की साजिश बनाई ताकि बिना किसी रुकावट के ऐसे कारपोरेशन का हकदार बन जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी हो, वो इनकी मां थी। वो गहरे सदमे में खुद से ही बातें किए जा रही थी। जाफर यस्तानी जैसे लोग हमेशा पावरफुल पोजीशन में ही रहना पसंद करते हैं। आप शायद ये नहीं जानती होंगी, लेकिन लोग दौलत के हसूल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तारीख उठाकर देख लें। इस दुनिया की इब्तिदा में ही एक भाई अपने दूसरे भाई को ताकत के नशे में कत्ल कर देता है। इसके अलावा आपकी नानी पैरालाइज भी तो हो गई थी। हो सकता है वो इनको बोझ समझता हो। वलीद ने कुछ सोचते हुए कहा। इसकी बात पर आंटी वहीदा ने नफी में सर हिलाया। मैं नहीं मानती कि इनका पैरालाइज होना एक हादसा था। वो नफी में सर हिलाते पुरसोच अंदाज में बोली। उस दिन आबिश बड़ी बेगम साहिबा के पीछे ही ऊपर गई थी। इनके ऊपर जाने के कुछ पल में ही बेगम साहिबा दूसरी मंजिल की सीढ़ियों से गिरती नीचे आई थी। बाद में आबिश ने कसम खाई थी कि दादी का पैर फिसला था। वो नफी में सर हिलाती आफरीन को देख रही थी। छोटी बीबी, मैं यकीन से कहती हूँ, आपकी नानी का पैर नहीं फिसला था, बस आबिश ने धक्का दिया था। आफरीन को ये सुनकर जिस्म में फरेरी सी दौड़ गई। पूरे जिस्म में करंट दौड़ा। एक इंसान इतना जालिम, इतना संगदिल कैसे हो सकता था कि अपनी ही दादी माँ को मारने से भी उसे हिचकिचाहट तक ना हो। मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि आबिश को मालूम हो चुका है कि आप ही तन्हा ऐसे कारपोरेशन की वारिस हैं और उसे ये भी पता चल चुका है कि आप जाफर यस्तानी की बेटी नहीं हैं। आंटी वहीदा का लहजा पर यकीन था। आंटी, आप मुझे पहले ही भी तो ये सब बता सकती थी। आफरीन के लहजे में शिकायत थी। मैं आपको बहुत पहले बताती छोटी बीबी, लेकिन जाफर ने मुझे निकालने के बाद
میرے پیچھے کنڈے لگا دیے تھے۔ جان کے خوف سے میں عرصہ تک ان سے ہی چھپتی پھرتی تھی۔ رنجیدگی سے کہتے اس نے آفرین کا ہاتھ اپنے کمزور ہاتھ میں تھاما۔ آپ ایسے کارپوریشن کے شیئر ہولڈر میں سے باسط کاظمی صاحب کو ڈھونڈے، ان سے ملے، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کی ماں کے ان پر کافی احسانات ہیں، وہ آپ کی ماں کا قرض دار ہے۔ سب سے اہم بات کہ ان کے پاس کمپنی کے ضروری ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں۔ کیا آپ میرے اصل باپ سے واقف ہیں؟ ایک آس سے پوچھا۔ میں زیادہ نہیں جانتی، لیکن وہ پاکستان کے کسی امیر خاندان سے ہیں۔ اسے نفی میں سر ہلایا۔ امید کی ایک ہلکی سی کرن آفرین کی آنکھوں میں چمکی تھی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے باپ سے کبھی مل سکے، اس سے پوچھ سکے کہ آپ نے مجھے اور میری ماں کو کیوں چھوڑ دیا۔ ہو سکتا ہے اس کی ایک دوسری بیوی ہو، بچے ہوں۔ ان کو تو میری ماں کی یاد ہوگی، نہ ہی انہیں میرے وجود کا پتہ ہوگا۔ آفرین خاموشی سے سوچوں میں غرق تھی۔ آنٹی وحیدہ بھی تھک کر خاموش تھیں۔ ان کے ساتھ ولید گرویزی کے چہرے پر بھی تعصب کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ مجھے لگتا ہے آنٹی وحیدہ یہاں محفوظ نہیں، ہم کو انہیں کسی اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں منتقل کرنا چاہیے جہاں جعفر یزدانی کے لوگ انہیں ڈھونڈ نہ سکیں۔ ولید نے خلوص دل سے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، آنٹی وحیدہ یہاں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ آفرین متفق ہوئی۔ پیپر ورک کے دوران عدیدہ ابراہیم جو اپنی ماں کا ریگولر چیک اپ کرنے کے لیے آئی تھی، آفرین کو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھ کر اس کے ہونٹ طنزیہ مسکراہٹ میں پھیلے تھے۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور ان دونوں کی تصویریں کھینچ کر شہرام کے واٹس ایپ نمبر پر بھیج دی۔ شہرام بھائی، یہ آپ کی منگیتر ہے نا؟ آپ دونوں میں علیحدگی ہو چکی ہے کیا، جو یہ کسی اور مرد کے ساتھ نظر آ رہی ہے؟ میسج بھیج کر اس نے خود ہی شہرام کے غصے کا سوچ کر مزہ لیا۔ دادا کی سالگرہ والے دن کے فنکشن کے بعد اسے آفرین کو تپانے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، اور آج فائنلی اسے چانس مل گیا۔ وہ کیوں چھوڑتی؟ شہرام اس وقت اپنا کام ختم کرتے ہی گھر جانے کے لیے اٹھا تھا جب اس کا فون وائبریٹ کرنے لگا۔ میسج پڑھتے ہی اس کے چہرے پر تاثرات خطرناک چھا گئے تھے۔ تصویر بالکل صاف تھی، جس میں آفرین کے ساتھ ولید گرویزی کھڑا تھا۔ دونوں ہاسپٹل کے ریسیپشن کے پاس کھڑے تھے۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہونے لگا، پورے جسم کا خون سمیٹ کر چہرے پر جمع ہو گیا تھا۔ اشتعال کی حدت سے اس کے کانوں تک سے تپش نکل رہی تھی۔ اس نے جلدی سے آفرین کا نمبر ملایا۔ کہاں ہو تم؟ کال ملتے ہوئے اس نے بے صبری سے پوچھا۔ میں اس وقت ہاسپٹل میں ہوں۔ ہچکچا کر اس نے آدھا سچ بتایا۔ یہ سن کر شہرام کے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑے۔ بہرحال وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ کس کے ساتھ ہو؟ اس نے چپتے لہجے میں پوچھا۔ آفرین نے ولید کو دیکھا جو ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کے ساتھ، میری نانی کی ملازمہ جو ان کا خیال رکھتی تھی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ ان کی سرجری ہوئی ہے۔ ان کا کوئی رشتہ دار اس شہر میں موجود نہیں تو مجھے ہی سنبھالنا ہے۔ مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ پریشان مت ہونا۔ اب وہ جھوٹ بول رہی تھی، جبکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ ولید کے ساتھ ہے۔ آفرین کے سفید جھوٹ پر اس کی آنکھیں لہو چھلکانے لگی۔ وہ غصے سے بھر چکا تھا۔ اسے یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جب جب آفرین کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ مدد کے لیے شہرام کے پاس آنے کی بجائے ولید کے پاس کیوں بھاگی جاتی ہے۔ اس پرائے شخص کے ساتھ آخر ایسا کون سا قریبی تعلق ہے جو وہ ہر بار اس کے ساتھ ہی دیکھی گئی۔ اس کا وجود یہ سوچ کر جیسے آگ کی بھٹی میں جلنے لگا تھا۔ اس طرح سے اپنے ہونٹ کاٹنے لگا۔ کیا آپ ناراض ہیں؟ دوسری طرف سے مسلسل خاموشی پر آفرین نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اٹس اوکے۔ شہرام نے بے رخی سے کال کاٹ دی اور بے اختیار پیشانی سے ہلانے لگا۔ شہرام نے خود کو یاد دلایا کہ اس بات پر پریشان نہیں ہوتا، نہ ہی آفرین سے کوئی اچھی توقع رکھنی ہے۔ شاید اس نے آفرین کو کچھ زیادہ ہی ڈھیل دے دی رکھی ہے، جس کا اب وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ کیا وہ یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ شہرام کے لیے وہ اتنی اہم ہو سکتی ہے؟ کال کے اچانک کاٹ دیے جانے پر آفرین نے چونک کر استجاب سے سیل فون کو دیکھا، جہاں واضح لکھا آ رہا تھا کہ اگلے بندے نے کال کاٹ دی ہے۔ وہ دل ہی دل میں کانپ سی گئی، لیکن کیا کرتی؟ آفرین کو بالکل بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا کہ شہرام سے اس طرح چھپا کر اچھا نہیں کر رہی۔ عورت اپنے ساتھی سے اگر ایک چھوٹی بات بھی چھپا لے تو یہ بھی خیانت ہی ہوتی ہے، اور میاں بیوی کے بیچ میں تو کوئی راز ہی نہیں رہتا۔ اگر دونوں فریقین میں سے کسی ایک کے دل میں بھی ذرے جتنی بھی خیانت آ جائے تو رشتے کا بھرم جاتا رہتا ہے۔ وہ فریق خائن کہلاتا ہے۔ وہ کافی دیر تک پلے چھپک کر سیل کو گھورتی رہی۔ فون کیوں بند کر دیا؟ میری بات تو مکمل سنتے آپ۔ کیا یہ مسٹر شہرام کی کال تھی؟ کیا وہ آنٹی کا پوچھ رہے تھے؟ ولید نے قریب آ کر اسے خیالوں سے چونکایا۔
आफरीन ने चौंक कर उसे देखा जो उसे ही आंखों में चमक भरे देख रहा था। जी। आफरीन ने मुख्तसरन जवाब देकर सर हिलाया। वह इस वक्त अपने आप में ही मौजूद नहीं थी, इसका ध्यान मुकम्मल शहराम की तरफ था। मुझे यकीनन यहाँ से चले जाना चाहिए। कहीं वो मुझे देखकर किसी गलतफहमी में ना पड़ जाए। नहीं, उन्होंने ये कहा कि वो आ रहे हैं। आफरीन अजीब से एहसासात के घेराव में बड़बड़ाई। दिल में सोचा ज़रूर कि शहराम ने कहा क्यों नहीं कि वो आंटी को देखने आ रहा, बल्कि कॉल ही काट दी। उसे कुछ गलत होने का एहसास बुरी तरह से चुभने लगा। हुँ, इट्स ओके। वो बहरहाल आंटी का रिश्तेदार तो है नहीं, सो वो इनको जानते भी नहीं होंगे। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराया। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स रहें। उसने नाचार तसल्ली दी। वो खुद को उसके सामने अच्छा साबित करना चाह रहा था। आपका शुक्रिया वलीद साहब। वो तहे दिल से वलीद की ममनून हुई। उसने आज वाक़ई उसकी बहुत मदद की। दरहकीकत वो शहराम से मदद माँगने की चाह में थी, लेकिन इसके रूखे और सर्द रवैये ने उसे आगे बढ़ने ही नहीं दिया। कैसे बताती वो? शहराम ने वजह पूछी, ना तफसील पूछी, बल्कि फ़ोन ही काट दिया। इट्स ऑलराइट डीन, मैं यहाँ ठहरता हूँ, मगर आज मेरा रात बिज़नेस डिनर तय है, सो माज़रत। वो यकीनन समझता गया था कि अभी लिमिट में ही रहना बेहतर है, सो इसने बिज़नेस डिनर का बहाना किया। अल्लाह हाफ़िज़, आफ़रीन ने लब भेंच कर कहा और रूम की तरफ बढ़ गई। फिर रात तक उसने शहराम की कॉल का इंतज़ार किया, लेकिन शहराम ने कोई कॉल नहीं की। रात की ड्यूटी वाली नर्स आ गई तो वो भी एक ठंडी सांस भरकर विला वापस आ गई। मुलाज़िमा किचन की सफाई में मगन थी। क्या शहराम अभी नहीं आया? कहाँ है वो? उसने बेसब्री से मुलाज़िमा से दरियाफ्त किया। मुलाज़िमा बेचारी तो खुद इस सवाल पर हक्का-बक्का रह गई। क्या आपको साहब ने नहीं बताया कि वो बिज़नेस ट्रिप पर शहर से बाहर जा रहे हैं और कुछ दिन नहीं आएँगे? आफ़रीन ये सुनकर दंग रह गई। उसे वाक़ई अंदाज़ा नहीं था कि वो बिना बताए यूँ चला जाएगा। फ्रस्ट्रेशन से इसके दिमाग की रगें खिंच गईं। कुछ दिन पहले तक वो इससे मोहब्बत भरा सलूक करता रहा। वो इसे अपना महबूब समझ बैठी। इसका सलूक भी तो महबूबाना था। शहराम ने महबूब शोहरों की तरह इसको बिना बताए उसके स्केच मुकम्मल किए। उसको शॉपिंग करवाई, उसके साथ फ़ास्ट फ़ूड भी खाया था। आफ़रीन को खुशफ़हमी के आसमान पर पहुँचा दिया उसने। और अब परेशानी से सर दबाती वो अपने कमरे में आ गई। कुछ देर फ़िक्रमंदी और परेशानी से सोचती रही कि क्या करे। आखिर उससे रहा न गया तो दोबारा से सेल उठाकर इसका नंबर मिलाया। कॉल कनेक्ट होते ही पीछे से शोर-गुल की आवाज़ें इसके कान में पड़ी, तो हैरत से सेल को देखने लगी। क्या वो किसी क्लब में था? म्यूज़िक के साथ लोगों की मिली-जुली आवाज़ों से उसने यही अंदाज़ा लगाया। उसे लगाया जैसे कोई पार्टी हो रही हो। कहाँ हैं आप? क्या आप बिज़नेस ट्रिप पर नहीं गए क्या? ऐसा लग रहा है किसी क्लब में हैं। हुँ, शहराम इसके अंदाज़ों पर हैरान ज़रूर हुआ, लेकिन नाराज़गी हनूज़ बरकरार थी। इसीलिए वो फ़कत कर गया। आफ़रीन इसकी बेमानी पर कन्फ्यूज़ हुई और कदरे नाखुश भी। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने बीवियों वाले हक से पूछा। अच्छा, तो क्या अब मुझे अपनी एक-एक नक़्ल-ओ-हरकत की आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी? उसके सर्द अंदाज़ और तंज से भरे जुमलों ने आफ़रीन को ख़फ़्त और शर्म में मुब्तला कर दिया। कल तक वो इसके नाज़ उठा रहा था और आज वो कोसों मील के फ़ासले पर खड़ा था। वही पहले जैसा सर्द और सपाट और तंज़िया अंदाज़ लिए, जिससे आफ़रीन की फिर से हिम्मत नहीं होती थी कि सफ़ाई में कुछ कहे। क्योंकि सफाई वहाँ दी जाती है जहाँ अगला आपको अहमियत दे, आपको सुनने की चाह रखे, आपसे वजह पूछे, मौका दे। शहराम ने आफरीन को किसी सफाई का मौका ही नहीं दिया था, बल्कि अपने सर्द रवैये से फिर से बीच में एक लिमिट लाइन खींच ली थी, जिसे आफरीन क्रॉस करने की हिम्मत नहीं रखती थी। मियाँ बीवी को एक दूसरे को समझने के लिए स्पेस देनी लाजिम होती है। यहाँ ऐसी कोई स्पेस शहराम देने को तैयार नहीं था। अपने खुद साख्ता मफरूज़ों, शकूक व शुबहों में वो इस कदर नाबीनाओं की सफ़ में खड़ा खुद को आफरीन से दूर लिए जा रहा था। ठीक है, आइंदा से नहीं पूछूंगी। खुश रहें। लब भींचकर सिसकी दबाई। दिल में उठते गुबार का ज्वार भाटा उठा था। उसकी सांस घुटने लगी। अंदर की घुटन और जलन से आंखें जलने लगी। फिर बेख्तियार बेड पर गिरकर सिसक सिसक कर रोने लगी। नानी की मौत, फिर इसका कत्ल, अपने साथ हुई नाइंसाफियां, शहराम का रवैया, नफरत, प्यार, फिर नजरअंदाजी की मार, सब ताबड़तोड़ जहन की स्क्रीन पर स्लाइड होने लगे। वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। वो अपनी नानी की मौत, अपनी शनाख्त, ये सब बातें जो अपनी आंटी वहीदा से मालूम हुई थी, वो शहराम के कंधे पर सर रखकर धीरे-धीरे शेयर करना चाहती थी। इसके साथ हँसना रोना चाहती थी, लेकिन सब कुछ इसकी सोच सोच के उलट हुआ था।
उसे बुरी तरह रोना आया। उसे लगा जैसे कोई इसका वजूद ऊँचाई से नीचे ढलवान में फिसलता जा रहा हो, गहराई में, किसी खाई में।